हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो हमारा आज का लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिकल फिजिक्स। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, इसके अंदर हम पार्टिकल फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है पार्टिकल फिजिक्स का इंपॉर्टेंस, एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो बहुत ही आसान भाषा के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले हम कुछ थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे। सेम कहानी कल के लेक्चर में भी होगी, थ्योरी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ फंडामेंटल इंटरेक्शन की। तो फंडामेंटल इंटरेक्शन मतलब जो पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो किस तरह का होता है, उसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये आप सभी लोगों को पता होगा, चार तरह का इंटरेक्शन होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, एक होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और एक होता है वीक इंटरेक्शन। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की तो वो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है, और वीक इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो भी न्यूक्लियर इंटरेक्शन है। इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को अगर हम चेक करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ को अगर हम चेक करें कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कौन? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है 10⁻⁻²। फिर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है 10⁻13। और उसके बाद वीक इंटरेक्शन की बात करूं, नहीं 10 पावर, जो ग्रेविटेशनल है उसकी होती है 10⁻- लास्ट में होता है 10⁻38। इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है 10⁻38 और ये होता है 10⁻33। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होगा वो 4th नंबर वाला होगा। फिर उसके बाद कौन सा होगा? 3rd नंबर वाला होगा। फिर उसके बाद 2nd नंबर वाला होगा, फिर 3rd नंबर वाला और फिर 1st वाला। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इनमें से होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, न्यूक्लियर फोर्स वाला, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर उसके बाद वीक इंटरेक्शन और उसके बाद ग्रेविटेशनल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के। तो ये जो लिखा हुआ है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन 1, सेकेंड नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻²। फिर उसके बाद वीक इंटरेक्शन उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻³ फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन उसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो है 10⁻38। जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो सबसे वीक टाइप का इंटरेक्शन है चारों बेसिक जो इंटरेक्शन है उनमें से। अब 1 बाय 1 मैं इन चारों को डिस्कस करूंगा किसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की, तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन सबसे वीकेस्ट टाइप का इंटरेक्शन है, जो कि दो ऐसे पार्टिकल्स के बीच में होता है जिनके पास मास है। ग्रेविटेशनल जो इंटरेक्शन होगा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि हमने पढ़ा है F = 1/r²। जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं G m1m2/r²। तो यदि कहीं भी आपको लिखा मिले F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² तो उसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ जो इंटरेक्शन है, इसकी स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हम एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट का यूज करते हैं। वो क्या होता है? Gmem/h⁻c, और इसकी वैल्यू आती है 3 × 10⁻42। ये डायमेंशनलेस है, 3 × 10⁻42। यहाँ me जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और mp जो है वो क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। कई बार आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन स्ट्रेंथ। तो उसके लिए जो ये वैल्यू है जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी की हुई है Gmem/h⁻c, ये आपको लिखना है। ये सब मैंने पहले से लिख के इसलिए लिख लिया है कि टाइम बहुत कम लगे और जल्दी से आप लिख सकें। अदरवाइज मैं बोल के लिख के आपको बताता रहूँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लेंथी लेक्चर चला जाएगा, इसलिए पहले ही मैंने सब लिख लिया है। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में और क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए? जब ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है तो दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, तो मीडिएटर का काम, मतलब दो लोगों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए मीडिएटर का काम जो कर रहा है, उस पार्टिकल को हम यहाँ पे कहते हैं ग्रेविटोन। उस पार्टिकल को क्या नाम देते हैं? ग्रेविटोन। ग्रेविटोन जो ऐसा पार्टिकल है जिसका मास जो है वो 0 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मास कितना है? 0 है। इसका चार्ज भी कितना है? 0 है। और इसका स्पिन कितना होता है? 2 है ना, 2h। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ग्रेविटेशन जो ग्रेविटोन है, ग्रेविटेशन नहीं, ग्रेविटोन का मास कितना होता है, ग्रेविटोन का चार्ज कितना होता है, ग्रेविटोन का स्पिन कितना होता है। अब ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पर सीधा सीधा कहानी है, याद है तो करोगे, अदरवाइज भूल जाओ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की। सेकंड नंबर पे मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो ये भी पहली चीज़ क्या है? ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है,
ये ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में स्ट्रांग होगा और मैंने आपको बताया भी इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, 10⁻⁻² होगी। ये दो ऐसे पार्टिकल्स के बीच में लगेगा जिनके पास क्या होगा, चार्ज होगा। दो ऐसे पार्टिकल्स के बीच में लगेगा जिनके पास चार्ज होगा। इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन, इसको भी डायमेंशन लेस नंबर से शो करेंगे और वो क्या होगा, अल्फा। क्या होगा, अल्फा। अल्फा की वैल्यू रिलेटिव जो मैग्नीट्यूड आता है वो 1/137, कई बार क्वेश्चन आया है ये 1/137। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ये क्या होता है, क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है। और इसको जैसे वहाँ पर फॉर्मूला में लिखा Gmem/h⁻c, ऐसे ही यहाँ पर भी E²/4πε0h⁻c, वही फॉर्मूला बनाया। h⁻c सिर्फ एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, बाकी तो जो इनका कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला चल रहा है। इसकी जब वैल्यू निकालते हैं सभी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके, तो क्या वैल्यू बनती है, 1/137। फिर उसके बाद यहाँ पर दो पार्टिकल के बीच में जो मीडिएटर का काम करेगा, मतलब जो दो लोगों में रिलेशन बनाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, वो होगा फोटोन। फोटोन वहाँ था ग्रेविटोन, यहाँ होगा फोटोन। फोटोन का जो मास है वो कितना होगा, 0 होगा। फोटोन का भी जो मास है वो कितना होगा, 0 होगा। फोटोन का भी जो चार्ज है वो 0 होगा और स्पिन इसकी कितनी होगी, 1h, है ना। वहाँ स्पिन कितनी थी, 2h, यहाँ स्पिन है 1h। वहाँ चार्ज 0 था, मास 0 था, यहाँ पर भी चार्ज 0 है, मास 0 है। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन ग्रेविटेशनल से स्ट्रांग होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या होता है, वीक होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻18 तक होती है। इसकी जो रेंज होती है, रेंज 10⁻⁻18 तक होती है। रेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है H⁻/mWc, H⁻/mWc, और ये वैल्यू भी लिखी हुई है 2.4 × 10⁻⁻18 मीटर। यहाँ तक ये इफेक्टिव रहते हैं, उसके बाद इनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। MW का मतलब है मास ऑफ W बोसोन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट, मास ऑफ W बोसोन। ये W बोसोन एक चार्ज पार्टिकल है जो मीडिएटर का काम करेगा। यहाँ पर दो पार्टिकल आएंगे, एक आएगा Z बोसोन, Z0 बोसोन, और एक आएगा W+- बोसोन। तो यहाँ पर जो रेंज हो गई उसको कैसे लिख रहे हैं, H⁻/mWc, और उसकी रेंज जो आ रही है 10⁻⁻18 मीटर तक की उसकी रेंज आ रही है। फिर इंटरेक्शन जो है यहाँ पर मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, मैंने आपको बताया Z0, और कौन कर रहा है, W+- बोसोन। अब ये जो है इनके हमें मास चाहिए और इनके चार्ज चाहिए और इनका स्पिन चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ W+- बोसोन की, तो W+- बोसोन दो इंटरेक्शन में पार्ट लेते हैं। एक लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में भी ये पार्ट लेते हैं और वीक इंटरेक्शन में भी ये पार्ट लेते हैं। लिख लेना अपने नोट्स में भाई, ये EM जो लिखा हुआ है, तो EM का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में भी पार्ट लेते हैं, वीक इंटरेक्शन में भी पार्ट लेते हैं। इनका जो मास होता है वो होता है 81, इनका जो मास होता है वो होता है 81 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मास आपको याद रखना है। इसके पहले के दो इंटरेक्शन में मास 0 था, यहाँ पर मास है 81, और इसका चार्ज कितना होता है, +-1। W+ लिखा है तो +-1 चार्ज हो गया। स्पिन इसका कितना होता है, 1 होता है। Z0 बोसोन के अंदर वीक इंटरेक्शन में केवल पार्ट लेंगे और इसका जो मास होता है वो होता है 93। इसका जो मास है 93, इसके पास जो चार्ज है वो है 0 और इसका स्पिन कितना होगा, 1 होगा। अभी तक जितने भी इंटरेक्शन आपने पढ़े हैं या मैंने आपको बताए उन सभी में केवल ग्रेविटोन के केस में जो स्पिन था वो 2 था, बाकी सभी में स्पिन कितना है, 1 है। इसके अलावा जो फोटोन है, ग्रेविटोन, दोनों का मास 0, चार्ज 0। जब हम W+- बोसोन की बात करते हैं तो मास उसका हो जाता है 81 और उसका जो चार्ज है वो +-1 है। जबकि हम Z0 बोसोन की हम बात करते हैं तो उसका मास है 93 और चार्ज उसका 0 है। इसका जो करेक्टरिस्टिक टाइम है वीक इंटरेक्शन का, मतलब ये वीक इंटरेक्शन में जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 सेकेंड्स, 10⁻⁻10 सेकेंड्स। और इसकी जो स्ट्रेंथ है, वीक इंटरेक्शन की जो इसकी स्ट्रेंथ है, उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, इसके लिए जो हम नंबर यूज़ करते हैं उसको हम लिखते हैं ZW से। किससे लिखते हैं, ZW से। ZW कितना हो जाएगा, G/h⁻c, G/h⁻c λc²/4π, है ना, ये याद रखना, G/h⁻c λc²/4π। ये भी डायमेंशन लेस है। जितने भी मैं करेक्ट जो स्ट्रेंथ को शो करने के लिए डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट यूज़ कर रहा हूँ वो सब डायमेंशन लेस हैं। ये याद रख लेना, वीक के लिए GW = G/h⁻c λc, हर किसी में आ रहा है, λe²/4π। लैम्बडा जो c है वो क्या है, कॉम्पटन वेवलेंथ है, और g जो है, ये जो g लिखा हुआ है, ये कपलिंग कांस्टेंट है। इस कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 1.4 × 10⁻⁻62, 1.4 × 10⁻⁻62
जूल मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है। ये इतना नहीं पूछा जाता है। इसका जो करेक्टरिस्टिक टाइम वाला है ये पूछ लिया जाता है कि जो वीक इंटरेक्शन है उसमें करेक्टरिस्टिक टाइम की वैल्यू क्या होती है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो कौन से पार्टिकल्स के बीच में होता है, उन पार्टिकल्स को नाम देते हैं कलर चार्ज। उन पार्टिकल्स को क्या नाम देते हैं, कलर चार्ज नाम देते हैं, कलर चार्ज। और यहाँ पर जो रेंज होती है इसकी वो 10⁻⁻15 तक होती है। यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज करते हैं h कट अपॉन m। अब यहाँ पर m कौन सा हो जाएगा, m पाई। m पाई का मतलब है, यहाँ पर m पाई का मतलब है पायोन्स। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा वो किसका होगा, पायोन्स का होगा। यहाँ पर जो मीडिएटर पार्टिकल होगा वो होगा ग्लूओन। कौन सा होगा, ग्लूओन। ग्लूओन किस में पार्टिसिपेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में मीडिएटर का काम करते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज मीडिएटर इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इनमें से वीक इंटरेक्शन में कौन मीडिएटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कौन मीडिएटर है। तो जो ग्लूओन है उसका मास भी कितना है, 0 है। ग्लूओन का चार्ज भी कितना है, 0 है। और ग्लूओन का स्पिन कितना है, 1 है। जितने भी मैंने मीडिएटर पार्टिकल्स की बात करी, अगर ग्रेविटोन को छोड़ दिया जाए तो सभी का स्पिन 1 है। ऑलमोस्ट सभी का चार्ज 0 है, मास 0 है। सिर्फ आप वीक इंटरेक्शन वाले दो हटा दो, W+- बोसोन और Z0 बोसोन, उनके पास मास भी है और चार्ज भी है। ठीक है, तो ये टेबल्स वगैरह आपको याद होनी चाहिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको याद होनी चाहिए। अब क्या इसका करेक्टरिस्टिक टाइम की बात कर लें, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक जो टाइम है वो है 10⁻⁻23 सेकेंड्स। उसका कितना था, 10⁻⁻10। इसका है 10⁻⁻23। इसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ पैरामीटर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की, वो 0.3 के आसपास है। कितनी है, 0.3। तो ये तो हो गए 4 तरह के इंटरेक्शन। अब इन 4 तरह के इंटरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, पहले मैं वो क्वेश्चन आपको बता दूं, फिर हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हाँ देखो, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कितनी थी, ये थी 10⁻⁻²। ठीक है, कितनी थी, 10⁻⁻²। 1/137, ये वाला ऑप्शन हटा लो यहाँ से। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 10⁻⁻²। फिर बोला रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है, यहाँ पर होती है 10⁻⁻38। फिर हमें पूछा है रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। फिर हमें पूछा वीक इंटरेक्शन की रेंज। वीक इंटरेक्शन की रेंज कितनी है, 10⁻⁻18 मीटर। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, याद है तो हो जाएंगे, नहीं तो भूल जाओ। वीक इंटरेक्शन का टाइम, किसका कितना टाइम होता है, 10⁻⁻10 सेकेंड्स। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का टाइम कितना होता है, 10⁻⁻23 सेकेंड्स। 10⁻⁻23 सेकेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ मीडिएटर ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में मीडिएटर का काम कौन करता है, ग्लूओन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ मीडिएटर ऑफ वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन में कौन करता है, Z0 बोसोन भी करता है और W+- बोसोन भी करता है, दोनों करता है। फिर आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ मीडिएटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कौन काम करता है, फोटोन काम करता है। ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये सारे के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन है। समझ आ गया, तो रट्टा मारना है। अब 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। अब हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, बाकी की जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम एलिमेंट्री पार्टिकल से डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेप्टॉन की, है ना। लेप्टॉन की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं। तो लेप्टॉन जो है वो लाइट पार्टिकल्स होते हैं। कौन से पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स होते हैं लेप्टॉन। ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। पहला क्वेश्चन ये निकल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो लेप्टॉन उसका आंसर नहीं होगा। लेप्टॉन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेप्टॉन्स जो होते हैं वो फर्मियोन्स होते हैं, क्योंकि इनका जो स्पिन है वो h⁻², यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h⁻2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। तो लेप्टॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, फर्मियोन्स होते हैं। ये सीधी सीधी लाइनें याद करनी है भाई, मैंने छांट के बनाए हुए हैं बहुत चीज़ें, तो ये आपको सीधी सीधी याद रखनी है। रिलेटिवली लाइट पार्टिकल हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। फर्मियोन्स होते हैं, स्पिन जो इनका 1/2 होता है। टोटल जो लेप्टॉन्स होते हैं वो 12 होते हैं। टोटल लेप्टॉन नंबर जो होते हैं कितने होते हैं, 12 कैसे होते हैं, 6 होते हैं लेप्टॉन और 6 होते हैं एंटी लेप्टॉन। 6 कौन से होते हैं, लेप्टॉन, और 6 होते हैं एंटी लेप्टॉन।
लेप्टॉन में कौन कौन से होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसको हम ई माइनस से लिखेंगे, साइन जो है उसको स्पेशली याद रखना क्योंकि आपको सिंबल ही मिलेगा एग्जाम के अंदर, तो वो सिंबल से पकड़ना पड़ेगा कौन सा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, एक हो गया मुओन, मुओन, एक हो गया टाउन, TAUN, टाउन, TOUN, टाउन। तो मुओन को कैसे लिखा है, म्यू माइनस, और टाउन को टाउ माइनस। फिर इनके साथ न्यूट्रिनो और लगाओ, एक बनेगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के लिए लिखते हैं हम न्यू से, न्यू से। तो इलेक्ट्रॉन लगाया है तो इलेक्ट्रॉन के लिए न्यू ई, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इसी तरह से एक आएगा न्यू म्यू, इसका मतलब हो गया म्यूओन न्यूट्रिनो। एक आएगा न्यू टाउ, इसका मतलब हो गया टाउन न्यूट्रिनो। फिर ये तो हो गए 6 लेप्टॉन। इनके एंटी लेप्टॉन में क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी बनेगा पॉजिट्रॉन, तो यहाँ ई माइनस है तो यहाँ क्या हो गया, ई प्लस हो गया। फिर मुओन का एंटी मुओन, यहाँ म्यू माइनस है तो यहाँ बनेगा म्यू प्लस। फिर टाउ एन है तो इसका बनेगा एंटी टाउन, तो यहाँ पर है टाउ माइनस तो यहाँ बनेगा टाउ प्लस। फिर इसी तरह से इनके भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है तो यहाँ बनेगा पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, है ना, पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू ई, तो पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो को कैसे लिखते हैं, बार लगा देते हैं न्यू के ऊपर, तो यहाँ लिखा जाएगा न्यू ई बार, ये हो गया पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। फिर मुओन एंटी न्यूट्रिनो, तो न्यू म्यू और उसके ऊपर बार। फिर टाउन एंटी न्यूट्रिनो, न्यू ई उसके ऊपर बार। फिर जो लेप्टॉन नंबर है इसका कंजर्वेशन चेक किया जाता है इंडिविजुअली, एक रिएक्शन के अंदर इंडिविजुअली ये कंजर्व हो सकते हैं। लेप्टॉन जितने भी है 6 के 6 लेप्टॉन है, 6 लेप्टॉन है और 6 एंटी लेप्टॉन है। तो लेप्टॉन फैमिली के जो होंगे, लेप्टॉन फैमिली के, उनके लिए लेप्टॉन नंबर की वैल्यू होगी 1, और जो एंटी लेप्टॉन वाले होंगे उनके लिए वैल्यू होगी -1। ठीक है, ये जो 6 हैं लेप्टॉन वाले, इलेक्ट्रॉन, मुओन, टाउन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुओन न्यूट्रिनो, टाउन न्यूट्रिनो, इनके लिए लेप्टॉन नंबर की वैल्यू होगी 1। ये क्वांटम नंबर है, डायमेंशनलेस क्वांटम नंबर। इसी तरह से एंटी लेप्टॉन वाले जो होंगे उसके लिए वैल्यू होगी लेप्टॉन नंबर की -1। बाकी का कुछ भी आएगा, जो कुछ भी आए, चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी लिख रहा है, उन सबकी वैल्यू 0। ये 12 आ रहे हैं तो इनकी वैल्यू आपके पास है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन करने के काम आएगा। तो L बराबर +1 फॉर लेप्टॉन पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स के लिए -1 और बाकी सभी के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक लेप्टॉन नंबर को L से लिखते हैं, उसकी जो फैमिली है, एक इलेक्ट्रॉन की फैमिली हो गई, एक मुओन की फैमिली हो गई और उनकी एक टाउन की फैमिली हो गई। तो उनके लिए फैमिली के लिए टाउन नंबर Le की वैल्यू +-1 है, अगर वो पॉजिट्रॉन है तो -1, इलेक्ट्रॉन है तो +1। मुओन और LZ इनकी फैमिली जो इंडिविजुअली एक इंटरेक्शन में कंजर्व रहती है, इंडिविजुअली एक इंटरेक्शन में कंजर्व रहती है। ठीक है, इनके नंबर ये आपको याद रखते हैं, क्वेश्चन करके मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल आता है वो आता है हेड्रॉन। हेड्रॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जो लेप्टॉन्स है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो रिलेटिवली लाइटर पार्टिकल थे, ये नहीं है। हेड्रॉन के 2 सब ग्रुप होते हैं, एक होता है मीसोन और एक होता है बेरन। मीसोन जो होता है वो लाइट होता है, लाइट पार्टिकल है, इसका जो स्पिन होता है वो होता है NH कट, स्पिन इसका NH कट है, और ये बोसोन्स होते हैं, बोसोन्स। मीसोन्स जो होते हैं वो बोसोन्स होते हैं, बोसोन्स का मतलब जिनका स्पिन H कट का इंटीग्रल मल्टीपल होता है वो बोसोन्स होते हैं, और ये लाइट होते हैं। हेड्रॉन के 2 सब ग्रुप बता रहा हूँ। फिर होता है एक बेरन नंबर, बेरन। बेरन जो होते हैं वो हैवी पार्टिकल होते हैं, हैवी पार्टिकल होते हैं, इनका स्पिन H कट का H कट बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो H कट बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल जब भी हम सुनते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, फर्मियंस। तो जो बेरन होते हैं, बेरन वो बेरॉन्स होते हैं, वो होते हैं फर्मियंस, और जो मीसोन्स होते हैं वो होते हैं बोसोन्स। मीसोन्स की जो लाइफ है वो शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, तो इसलिए दे डिके वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंटरेक्शन। मीसोन्स का जो लाइफ टाइम है वो शॉर्ट होता है, इसलिए इनका जो डिके होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वीक इंटरेक्शन के थ्रू होता है। बेरन नंबर जो है वो हमेशा कंजर्व रहते हैं हर तरह के इंटरेक्शन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं उसमें भी मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन आपको बताया होगा। बेरन नंबर जो है वो हर तरह के इंटरेक्शन में हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। अब बेरन नंबर जो है वो वापस से सब ग्रुप हो जाते हैं 2 पार्ट में, एक होता है न्यूक्लियॉन्स और एक होता है हाइप्रोन्स। न्यूक्लियॉन में बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और हाइप्रोन्स में आ जाता है हमारे पास लैम्बडा, उसके बाद सिग्मा प्लस, सिग्मा फैमिली आ जाती है, लैम्बडा आ जाता है, एक आ जाता है हमारे पास पायोन फैमिली। तो ये हमारे पास फैमिली आ जाती है किसके अंदर, बेरन नंबर के अंदर। अब इनके कुछ नंबर हैं वो आपको याद रखना है, जैसे न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियॉन की फैमिली में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, तो प्रोटॉन को हम लिखते हैं P से और न्यूट्रॉन को हम लिखते हैं N से। प्रोटॉन का जो बेरन नंबर है वो 1 होगा, ये जितने भी हैं बेरन नंबर सबके लिए 1 है।
सबके लिए बेरन नंबर कितना है 1 है, और इनके जो एंटी होंगे उनका बेरन नंबर कितना होगा -1 होगा। सबका बेरन नंबर 1 है, ठीक है। इसकी जो स्पिन है, स्पिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों फर्मियंस होते हैं, तो स्पिन कितनी होगी 1/2 1/2। और आप देखो तो यहाँ सभी में स्पिन कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। डू लगा दिया तो सब में स्पिन कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। और हमने बात भी की थी कि जो बेरन्स है वो फर्मियंस है, तो सबकी स्पिन 1/2 लिख दी। एक नंबर लिखा हुआ है स्ट्रेंजनेस नंबर, ये आगे पढ़ेंगे हम स्ट्रेंजनेस नंबर, तो इसकी वैल्यू याद रखना, इसकी वैल्यू याद रखना स्ट्रेंजनेस नंबर। तो जो स्ट्रेंजनेस नंबर मैं बोल रहा हूं, स्ट्रेंजनेस नंबर 0, न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का स्ट्रेंजनेस नंबर कितना है 0 है। हाइप्रॉन्स की बात करें तो पहला आ गया लैम्बडा, ये ए का साइन बना हुआ है ऐसे, ये ए के ऊपर 0 लिखा हुआ है तो ये लैम्बडा है, लैम्बडा। इसके लिए स्ट्रेंजनेस नंबर -1 है। सिग्मा फैमिली में सिग्मा -1, सिग्मा 0, सिग्मा +1, सिग्मा 0, सिग्मा -1, तो इनके भी जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो कितने हैं माइनस माइनस माइनस, सबके माइनस। फिर आ गई ओमेगा फैमिली। ओमेगा फैमिली जो है, ओमेगा फैमिली के अंदर ये इस तरह का साइन बना हुआ है, ये इस तरह का साइन बना हुआ है, तो ये एक E- है, ये ओमेगा है, ओमेगा, और एक बन रहा है ऐसे में 0, एक बन रहा है 0, तो इसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो -2 है, और यहाँ पर भी कितना है -2। एक बन रहा है ओमेगा, ओमेगा का जो स्ट्रेंजनेस नंबर है कितना है -3। सभी के बेरन नंबर आप देखोगे कितना है 1 है। ध्यान रहे कि बेरन नंबर हर तरह के इंटरेक्शन में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। स्पिन इसका कितना रहेगा 1/2 रहेगा, क्योंकि ये फर्मियोन है। इसके स्ट्रेंजनेस नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आता है स्ट्रेंजनेस नंबर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो कई हेड्रॉन्स इस तरह के होते हैं जिनका प्रोडक्शन तो होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से, पर उनका डिके होता है वीक इंटरेक्शन से। कई हेड्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से होता है, और डिके जो होता है उनका वीक इंटरेक्शन से होता है। तो ऐसे जो हेड्रॉन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजनेस बोलते हैं। और उनको शो करने के लिए हम एक क्वांटम नंबर यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजनेस नंबर बोलते हैं। तो ऐसे हेड्रॉन्स को शो करने के लिए हम एक नंबर यूज करते हैं, क्वांटम नंबर, जिसको हम स्ट्रेंजनेस नंबर बोलते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है, अगर क्या हो रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, तो स्ट्रेंजनेस नंबर जो है वो कंजर्व रहेगा, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, अगर क्या हो रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है। और अगर वीक इंटरेक्शन हो रहा है तो उसमें ये जो स्ट्रेंजनेस नंबर है कंजर्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। अगर कंजर्व हो गया तो डेल्टा एस की वैल्यू 0 आ जाएगी, और कंजर्व नहीं हुआ तो +-1 कोई भी वैल्यू आएगी। वीक इंटरेक्शन में ये पॉसिबल भी है कि ये कंजर्व हो जाए और नहीं भी पॉसिबल, और जबकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ये कंजर्व होगा ही होगा। फिर उसके बाद हमारे पास लेप्टॉन और फोटोन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेप्टॉन का हमने इनिशियली बात किया, इसी तरह से फोटोन जो है EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इनके जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है, जो इनके ऊपर स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन बन सकता है कि जो लेप्टॉन और फोटोन है वो स्ट्रेंज इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं करते? नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से नहीं बनते। फिर आता है हमारे पास आइसोस्पिन। आइसोस्पिन जो है वो फिक्सियस यानी कि इमेजिनरी स्पिन वेक्टर है। दो डीजनरेट स्टेट जो आती है न्यूक्लियस की, जैसे कि न्यूट्रॉन आया और प्रोटॉन आया, ठीक है। न्यूक्लियस की जो दो डीजनरेट स्टेट होती है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एक होता है प्रोटॉन जिसको कहते हैं आइसोस्पिन अप, और एक होता है न्यूट्रॉन जिसको कहते हैं आइसोस्पिन डाउन। एक को कहते हैं आइसोस्पिन अप और एक को कहते हैं आइसोस्पिन डाउन। तो ये डीजनरेट जो स्टेट्स हैं उनको, जो एक जैसे पार्टिकल है उनको इकट्ठा करके ये बताती है आइसोस्पिन। या आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि जो जितनी भी हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं उनका रिजल्टेंट जो है वो आइसोस्पिन के अंदर होता है। आइसोस्पिन को हम जो मल्टीप्लिसिटी है उससे हम किस तरह से रिलेट करते हैं, तो इसको रिलेट करते हैं m=2t+i। आइसोस्पिन को हम t से भी लिख सकते हैं और i से भी लिख सकते हैं। इसको हम t से भी लिख सकते हैं, i से भी। तो यहां से जो मल्टीप्लिसिटी है वो कैसे लिखी जाती है, 2i+1 और i या t इसका मतलब होता है आइसोस्पिन। इसका एक थर्ड कंपोनेंट होता है जेड डायरेक्शन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं t3 कंपोनेंट या i3 कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। इसकी जो वैल्यू है वो हम कैसे लिखते हैं, T3 = Q - Q बार। Q का मतलब होता है जो पार्टिकल है जिसके लिए आप थर्ड कंपोनेंट निकाल रहे हो उसका चार्ज चाहिए आपको, और Q बार जो है वो एवरेज चार्ज होता है पूरी फैमिली का। जो मल्टीपल
आप ले रहे हैं, मल्टीप्लेट आप जो ले रहे हैं उस पूरे एवरेज चार्ज वो है क्यू बार, और क्यू जो है वो क्या होता है उस पर्टिकुलर पार्टिकल का चार्ज होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये दोनों आइसोस्पिन और मल्टीप्लिसिटी के। आइसोस्पिन क्वांटम नंबर जो है वो कंजर्व रहता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन में वायलेट हो जाता है। ठीक है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन में वायलेट हो जाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व रहता है। ठीक है, इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों इंटरेक्शन में कंजर्व रहता है, पर वीक इंटरेक्शन में वो वायलेट हो जाता है। ये दो अलग अलग बातें हैं, इनको ध्यान रखना। आइसोस्पिन जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व रहेगा, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन में वो वायलेट कर जाएगा, जबकि इसका थर्ड कंपोनेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन दोनों में कंजर्व रहेगा, पर वीक इंटरेक्शन में वो वायलेट कर जाएगा। अब इसको यूज कैसे करता है, आइसोस्पिन निकालते कैसे वो देखो। हमारे पास फॉर्मूला था m इक्वल्स टू 2i या t+1। तो अगर मैं न्यूक्लियॉन्स की बात करूं, न्यूक्लियॉन्स के पास दो हैं, मासिव फैमिली बन रही है ना, मासिव नंबर, m का मतलब होता है मासिव नंबर। तो यहाँ दो की फैमिली बन रही है, एक बन रहा है न्यूट्रॉन और एक बन रहा है प्रोटॉन। तो m की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, तो m की वैल्यू 2 डाल दी हमने, यहाँ m की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो यहाँ से i की वैल्यू निकल गई m-1/2, तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया। अब i की वैल्यू 1/2 आई है, तो जो i3 है जो थर्ड कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -i से +i तक। i3 की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, -i से +i। तो i की वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो i3 की वैल्यू आएगी -1/2 से और +1/2। अब जिसके पास जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको असाइन हो जाएगा। अब जैसे प्रोटॉन के पास पॉजिटिवली चार्ज है, तो i3 का जो +1/2 वैल्यू आई है वो किसको असाइन हो जाएगी, प्रोटॉन को, और बाकी बचा सब कुछ वो किसके पास चला जाएगा, न्यूट्रॉन के पास। तो न्यूट्रॉन के पास जो उसका i3 कंपोनेंट है वो कितनी वैल्यू देगा, -1/2। ये आपको याद भी रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा -1/2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +1/2। इसी तरह से पायोन्स में फैमिली में 3 है, एक पाई माइनस, एक पाई प्लस और पाई नॉट। तो यहाँ पर जो मासिव फैमिली है, मासिव नंबर है, वो कितना हो गया 3। तो यहाँ से i की वैल्यू निकलेगी 1। अब i की वैल्यू 1 है तो i3 की वैल्यू -i से +i, अब बीच में जो भी आएगा वो कंसीडर होगा। तो -1, 0 और 1। तो जिसके पास जैसा चार्ज है उसके पास उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। तो एक पाई प्लस है तो उसके पास जाएगा +1, एक है पाई माइनस तो उसके पास जाएगा -1, और एक बन गया पाई नॉट तो उसके पास क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो ये पाई प्लस का जो आइसोस्पिन है या i3 यानी कि थर्ड कंपोनेंट है वो कितना हो गया +1, पाई नॉट का जो थर्ड कंपोनेंट है वो कितना हो गया 0, और पाई माइनस का जो थर्ड कंपोनेंट है वो कितना हो गया -1 हो गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास हाइपर चार्ज। हाइपर चार्ज को हम शो करते हैं किससे, y से। y की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2(q - t3, 2(q - t3। अब क्योंकि t3 जो है वो किसके बराबर है, q - q एवरेज, तो q - t3 को हम q एवरेज भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास y का जो फॉर्मूला, हाइपर चार्ज का फॉर्मूला, वो या तो 2q - t3 या 2q बार। 2q बार का मतलब है, q बार का मतलब है जो एवरेज चार्ज बन रहा है फैमिली का वो। आइसोस्पिन मल्टीप्लेट जो है उस पूरी फैमिली के लिए y की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। और y की वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो s+b, जहां s होता है स्ट्रेंजेस्ट नंबर और b होता है बैरन नंबर। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन जो है वो कंजर्व रहेंगे, हाइपर चार्ज की जो वैल्यू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए कंजर्व रहेगी, पर वीक इंट्रैक्शन के लिए कंजर्व नहीं रहेगी, वीक इंट्रैक्शन के लिए वैल्यू कंजर्व नहीं रहेगी। फिर आता है हमारे पास पैरिटी। जब पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रॉन जब एमिट होते हैं रेडियो एक्टिव डिके के दौरान, तो ये एक प्रिफर्ड स्पिन डायरेक्शन को शो करता है ना। जब पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रॉन जब रेडियो एक्टिव डिके के दौरान ये एमिट होते हैं तो एक प्रिफर्ड स्पिन डायरेक्शन को शो करते हैं। इफ न्यूट्रॉन स्पिन इन द डायरेक्शन एट विच राइट हैंडेड स्क्रू, अगर वो राइट हैंडेड स्क्रू की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है तो हम ये बोलते हैं कि जो हेलिसिटी है वो कितनी है, +1 है। और अगर वो लेफ्ट हैंडेड स्क्रू की तरह वो रोटेट कर रहा है तो उसकी हेलिसिटी जो है वो कितनी है, -1 है। पैरिटी जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में कंजर्व होगी, पर वीक इंट्रैक्शन में पैरिटी कंजर्व नहीं होती है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो बीटा डिके है उसके अंदर पैरिटी कंजर्व नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बीटा डिके जो है वो वीक इंट्रैक्शन होता है। फिर एक हमारे पास आता है चार्ज कंजक्शन। चार्ज कंजक्शन का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ साइन ऑफ द ऑल टाइप ऑफ चार्ज।
यानी आपके पास यदि प्लस क्यू लिखा है तो वो माइनस क्यू हो जाए, आपके पास माइनस क्यू लिखा है तो वो क्या हो जाए, प्लस क्यू हो जाए। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है डी क्वार्क, यू क्वार्क और यू क्वार्क। तो डी यू से मिलकर बनता है प्रोटॉन बनता है, ये आपको पता होगा, नहीं तो अगले लेक्चर में बता भी दूंगा मैं। तो यू के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है +/2/3, इसका जो चार्ज होता है वो +/2/3 चार्ज होता है, और डी का जो चार्ज होता है -1/3। तो इन तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास प्रोटॉन बन जाता है जिसकी वैल्यू आती है Q = +1। अब यदि मैं चार्ज कंजक्शन करूं तो चार्ज कंजक्शन से इन सभी के साइन जो है चार्ज के वो ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का माइनस, तो इनके ऊपर हमें बार लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्वार्क कौन सा जाएगा, डी बार यू बार यू बार। तो यहां से हमारे पास जो चार्ज बन गया Q = -1 बन गया, और ये हो गया एंटी प्रोटॉन, ये हो गया एंटी प्रोटॉन। इसी तरह से हम न्यूट्रॉन के लिए भी बना सकते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 0, तो उसको न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन जब बनाया तो UDD से बनाया, और एंटी न्यूट्रॉन जब बनाया तो U - U बार डी बार और डी बार से बनाया। तो इस तरह से हम इनको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आज की थ्योरी। कुछ क्वेश्चंस भी अभी मैं करूंगा, बाकी की इसके जो रिमेनिंग जो थ्योरी है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, और बाकी के क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो ये मैंने लास्ट वाला पोर्शन पढ़ाया आपको उसके ऊपर। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द आइसोस्पिन नंबर फॉर द पाई मेसॉन्स एंड द डेल्टा हाइप्रॉन्स। तो पाई मेसॉन की जो फैमिली है, मासिव नंबर इसका कितना हो गया, 3 हो गया। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहां से m = क्या होता है, 2t + 1। तो यहां से हम t की वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी, m-1/2। m-1/2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1/2, ये हो गया 1। तो I3 की जो वैल्यू आएगी, T3 की वैल्यू बोल दो आप उसको, तो वो कहां से कहां तक आएगी, -T2T, यानी कि -1 0 और +1 ये वैल्यू आएगी। तो पाई प्लस जो है उसके पास जाएगा +1, पाई नॉट जो है उसके पास जाएगा 0, और पाई माइनस के पास जो जाएगा वो +1, ये पहले भी बताया मैंने आपको। इसी तरह से हाइप्रॉन्स के लिए जब निकालोगे तो हाइप्रॉन्स की जो मासिव नंबर है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 हो गए ना फैमिली में, तो इसकी मासिव नंबर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो फॉर्मूला लगाओ, m = 2t + 1। तो यहां से t की वैल्यू कितनी निकलेगी, m-1/2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 - 1/2। तो ये बन गया हमारे पास 4 - 1/2, तो ये 3/2, ये बन गया 3/2। तो यहां से इसका T3 कंपोनेंट निकालोगे तो ये -T2T जाएगा, यानी कि -3/2, फिर बनेगा -1/2, फिर बनेगा 1/2 और एक बनेगा 3/2, ठीक है। अब जिसके पास जैसा चार्ज है उसके पास वैसे आपको असाइन करना है। तो असाइन करो तो डेल्टा एक है ++, एक है डेल्टा प्लस, एक है डेल्टा नॉट और एक है डेल्टा माइनस। तो डेल्टा माइनस के पास जो है उसके पास भेज दो किसको, -3/2 को। फिर एक आ गया डेल्टा नॉट, उसके पास -1/2, डेल्टा प्लस के पास +1/2 और डेल्टा प्लस प्लस के पास कितना चला जाएगा, 3/2। तो इस तरह से यहां पर आपको असाइन करना है। आ गया समझ। फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पॉसिबल वैल्यू ऑफ आइसोटॉपिक स्पिन। आइसोटॉपिक स्पिन आइसो स्पिन को बोलते हैं, और इसके थर्ड कंपोनेंट की हमें वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले पाई प्लस के लिए हम बात करें तो पाई प्लस पायोन फैमिली का है ना। मैं ए को सॉल्व कर रहा हूं, तो ए को सॉल्व कर रहा हूं। तो पाई प्लस के लिए जो आई की वैल्यू है वो आई की वैल्यू कितनी आई थी, इसके लिए 1। आई या टी की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। और इसके लिए जो I3 आया था वो भी कितना आया था, 1 आया था। वो भी कितना आया था, 1 आया था। इसी तरह से मैं प्रोटॉन के लिए बात करूं तो प्रोटॉन के लिए जो इसका I आया था, प्रोटॉन का I कितना निकाला था हमने, देख लो अभी कहां चला गया। हाँ, प्रोटॉन का I जो हमने निकाला था 1, और प्रोटॉन का I3 भी कितना आया था, 1/2। तो प्रोटॉन का I भी आया था कितना, 1, और I3 भी आया था 1/2। तो प्रोटॉन के लिए इसका I भी आया था 1/2, और इसका I3 भी आया था कितना, 1/2। तो पूरे सिस्टम के लिए अगर बात करें तो I, पूरे सिस्टम के लिए अगर बात करोगे पाई प्लस और P, तो I की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 + 1/2, कितना बन रहा है, 3/2। और अगर इसका I3 कंपोनेंट भी आप देखते हो तो कितनी वैल्यू बन रही है, पाई प्लस और P, ये भी कितना बन रहा है, 3/2। इसी तरह से अगर आप पाई प्लस और n की बात करें तो पाई प्लस का जो I आया था वो कितना आया था, 1, और इसका जो I3 है वो भी आया था 1। वहीं अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो I आया था वो कितना आया था, 1/2,
और न्यूट्रॉन का जो I3 आया था वो कितना आया था, -1/2। तो अगर सबसे पहले आइसो स्पिन निकालो, तो आइसो स्पिन अगर निकालोगे पाई प्लस n का, तो ये तो कितना बनेगा, ये बनेगा 3/2। और जबकि इसका अगर आप आइसो T3 कंपोनेंट निकालोगे पाई प्लस n, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 - 1/2, यानी कि कितना हो गया 1/2। कितना होगा 1/2। इसी तरह से आप बाकी के दो भी आप कर सकते हैं और मेरे हिसाब से कर लेंगे। तो इसमें आपको पूरे सिस्टम का पूछा है, तो आपको इंडिविजुअल का पता होना चाहिए। इंडिविजुअल का कैसे निकाला जाता है वो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द हाइपर चार्ज एंड द हेंस स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर फॉर द सिग्मा हाइप्रॉन्स। सिग्मा हाइप्रॉन्स मतलब सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो, सिग्मा माइनस। तो हाइपर चार्ज का फॉर्मूला 2q बार, और इसको हम कैसे भी लिखते हैं, y = s+b। और कैसे लिखते हैं, s+b। ठीक है, तो इसका एवरेज चार्ज कितना आ रहा है, तो q बार जो आ रहा है इसका एवरेज चार्ज वो कितना आ रहा है, 0। कैसे आ रहा है, यहां पर लिखा हुआ है 1, यहां पर लिखा हुआ है 0 और यहां पर लिखा हुआ है -1, तो एवरेज चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स कि y की वैल्यू हाइपर चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो s+b = हो गया 0, है ना। अब जो सिग्मा हाइप्रॉन्स हैं, सिग्मा हाइप्रॉन्स क्या होते हैं, ये होते हैं हेड्रॉन्स। ठीक है, बेरन्स होते हैं, बेरन्स। ये क्या होते हैं, बेरन्स होते हैं। तो हाइप्रॉन्स आर बेरन्स, हाइप्रॉन्स आर बेरन्स, बेरन्स होते हैं। और बेरन्स की जो वैल्यू होती है b = क्या होता है, 1। तो यहां से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कंजर्वेशन लॉज की मैं बात करूं, तो कंजर्वेशन लॉज की बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेंगे मास की। मास अगर पैरामीटर के फॉर्म में भी बात करें, तो मास की अगर मैं बात करूं, हमारे पास 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, लाइट पार्टिकल्स, मीडियम पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स। तो मास की जो मैंने यूनिट की डिस्कशन किया भी था, वहां पर मास की यूनिट हम लोगों ने लिखी हुई थी गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और या फिर हम इसकी यूनिट लिखेंगे या फिर मास की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि मास को हम एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखेंगे। तो लाइट पार्टिकल्स जो होंगे उनकी जो मास है उसकी वैल्यू होगी 0 to 134 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। 0 से और 130 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, वो लाइट पार्टिकल्स की होगी, यानी कि इसके नीचे नीचे ही होंगे। और लाइट पार्टिकल्स में हमने डिस्कस किया था कौन आते हैं, लेप्टॉन्स आते हैं। फिर हमने हैवी पार्टिकल्स को डिस्कस किया था। हैवी पार्टिकल्स जो थे हमारे पास हेड्रॉन, और हेड्रॉन 2 तरह के थे, एक मीजॉन्स और एक बेरन्स। तो मीजॉन्स कौन से होंगे, जिनका जो मास है, जिनका जो मास है वो 134 से ज्यादा होगा, बट एमपी मास ऑफ प्रोटॉन जो है उससे कम होगा। 134 से ज्यादा होगा, एमपी से कम होगा, तो उसको हम कहेंगे मीजॉन की कैटेगरी में डालेंगे। और जिनका एमपी से ज्यादा होगा मास, उनको हम बेरन्स की कैटेगरी में डालेंगे। ये दोनों ही किसमें आ जाते हैं, हेड्रॉन में आ जाते हैं। ठीक है, दोनों किसमें आ जाते हैं, हेड्रॉन। पर ये जो मैंने बात की लेप्टन की, मीसॉन की, बेरन की मैंने बात की, एक नंबर की और डिस्कवरी हुई जिसको हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, टाउ, है ना, टाउन। तो टाउन का जब मास निकाला गया तो इसका मास जो आया, इसके भी 3 पार्टिकल आए, एक आया टाउ माइनस, एक टाउ प्लस और एक टाउ नॉट। तो टाउ माइनस की जो वैल्यू निकाली गई तो उसका जो मास निकल के आया वो आया 1780 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो टाउ प्लस का जो मास निकल के आया वो आया कितना, 0। टाउ प्लस का कितना आया, 0। तो उसके बाद ये जो थ्योरी है ये हो गई फेल। क्लासिफिकेशन जो थ्योरी है मास की कि इतना है तो लाइट पार्टिकल होंगे, इतना है तो ये मीडियम पार्टिकल होगा, इतना है तो ये हैवी पार्टिकल होगा, तो ये थ्योरी हो गई फेल। तो उसके बाद कुछ पार्टिकल्स है उनके मास आपको याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको यूज करने को मिल जाते हैं। जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेस्ट मास है, रेस्ट मास है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उनको आप याद करना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास है इसका 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको कई बार बोला भी है कि ये आपके बहुत काम आएगा, इसको आपको याद रखना है। मास ऑफ प्रोटॉन, रेस्ट मास में ये सब है ना, 938.3, इसको आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाला। मास ऑफ न्यूट्रॉन 939.6। यहां से एक चीज को ध्यान रख लेना यहां दोनों में से कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो जब हम प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं बीटा डीके के थ्रू, तो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन वाला कन्वर्जन है जो वैलिडेट नहीं माना जाता, जबकि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन वैलिडेट माना जाता है। इसको मैं आपको आगे भी बताऊंगा। रीजन बीइंग कि यहां पर जो मास है प्रोटॉन का वो कम है और मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो लो मास से हाई मास पर जो कन्वर्जन है वो अलाउड नहीं है, हाई मास से लो मास पर जो कन्वर्जन है वो अलाउड है। इसलिए ये वाली जो इक्वेशन होती है प्रोटॉन चेंज टू न्यूट्रॉन, जिसमें
जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है 1 से कम होता है वो अलाउड नहीं होता है ना। हम पढ़ते तो हैं बीटा प्लस डीके, पर यहां पर अलाउ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मास कंजर्वेशन लॉ है वो वैलिडेट नहीं करता है वहां पर। आगे भी डिस्कस करेंगे इसको। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है 938.3 है, 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास ऑफ न्यूट्रॉन 939.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पाई है ना, पायोन, तो 139.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से पाई नॉट के जो केओन है उसके मास दिया हुआ है, तो ये इतना नहीं पूछेंगे। ये जो तीनों हैं इनको आप याद रखना। ये क्वेश्चन में कई, हालांकि क्वेश्चन के अंदर वैल्यू देके रखते हैं इनकी मास की, पर अगर नहीं दी हुई हो तो फिर आपको याद होनी चाहिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम चार्ज के बारे में। तो चार्ज कंजर्वेशन, तो चार्ज कंजर्वेशन में दोनों साइड LHS और RHS पर चार्ज आपका कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, पैरामीटर्स की भी बात कर रहा हूं साथ में, चार्ज जो है आपका वो कंजर्व होना चाहिए। अब जो पार्टिकल्स हैं वो जनरली किसमें एग्जिस्ट करते हैं? मल्टीप्लेट्स। मल्टीप्लेट्स मतलब एक फैमिली होती है उनकी, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक फैमिली होती है, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। तो ये मल्टीप्लेट्स के फॉर्म में होते हैं। तो एक होता है सिंगलेट, एक होता है डबलेट और एक होता है ट्रिपलेट। सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट। क्या क्या होता है? सिंगलेट होता है, डबलेट होता है और ट्रिपलेट होता है। हमने ये फॉर्मूला लिखा था m = 2i+1। तो डबलेट के लिए हमने m की वैल्यू कितनी लिखी थी? 2। ट्रिपलेट के लिए हमने m की वैल्यू कितनी लिखी थी? 3 लिखी थी। तो डबलेट है तो उसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी? 2। ट्रिपलेट है तो उसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी? 3। और अगर सिंगलेट है तो उसके लिए m की वैल्यू होगी 1। सिंगलेट का मतलब है कि उसकी फैमिली में केवल और केवल एक ही मेंबर है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये सिंगलेट के एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है ईटा। क्या लिखा हुआ है? ईटा, ईटा, ईटा नॉट। ये लिखा हुआ है लैम्बडा। ये क्या लिखे हुए हैं? लैम्बडा। ये लैम्बडा, ये पार्टिकल्स हैं। लैम्बडा नॉट, ईटा नॉट, ये सिंगलेट के उसमें आ गया। डबलेट में कौन कौन आता है? केओन आता है, K+ और 0। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किस में आते हैं? डबलेट में आता है। इसी तरह से जो ट्रिपलेट में कौन कौन आते हैं? कहा था पायोन, पाई नॉट, पाई माइनस, पाई प्लस। इसी तरह से सिग्मा भी किस में आता है? वो भी आता है ट्रिपलेट में। सिग्मा नॉट, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस। यहां से हमने इसका आइसो स्पिन भी निकाला था, जैसे कि पाई का हमने आइसो स्पिन निकाला था, पाई का। तो इसका आइसो स्पिन निकाला तो क्या बना था? ये बना था m-1/2। m की वैल्यू को हम रख दें 3, तो 3 - 1/2, ये वैल्यू आ गई थी 1। फिर यहां से हमने इसकी i3 की वैल्यू निकाली थी। i3 की रेंज कहां से होती है? -1 से और -i से +i तक। -i to +i, तो क्या क्या बना? -1, 0 और 1। जैसा जिसके पास चार्ज है उसके पास वो i3 असाइन हो जाता है, यानी कि पाई प्लस के पास चला जाएगा 1, पाई माइनस के पास चला जाएगा -1 और पाई नॉट के पास चला जाएगा 0। सेम जो रिजल्ट है वो किस में मिलेंगे? सिग्मा में। इसी तरह से हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में निकाले थे। प्रोटॉन का i3 आ गया था 1/2 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का आ गया था -1/2। और इनका स्पिन, आइसो स्पिन कितना बना था? दोनों का ही 1/2। सेम कहानी किस में होगी? K1 में होगी। ठीक है, तो जो मेंबर्स होते हैं मल्टीप्लेट्स के, उनके फैमिली में सबके चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि यहां पर है लिखा हुआ कि पाई प्लस का चार्ज होगा +1, पाई माइनस का चार्ज होगा -1, पाई नॉट का चार्ज होगा 0। तो इनका जो चार्ज है सबके अलग अलग हो सकते हैं, और इनके बीच में स्मॉल मास डिफरेंस होता है। मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मास ऑलमोस्ट लगभग सभी का सेम होता है, पर चार्ज वेरी कर जाता है, तो मास के अंदर थोड़ा बहुत यहां पर डिफरेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट स्पिन। स्पिन को अगर हमें डिफाइन करना है तो दो तरह के हम पार्टिकल्स बनाते हैं। ये आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल में पढ़ा भी होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। एक होता है फर्मियोन्स और एक होता है बोसॉन्स। फर्मियोन्स वो होते हैं जिनका जो स्पिन है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है h कट का। हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑड में, h कट का हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है, या h कट बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो उनको हम बोलते हैं फर्मियोन्स। जैसे कि 1/2 और 3/2। तो फर्मियोन्स के एग्जांपल कौन कौन हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन फर्मियोन में आ जाता है, प्रोटॉन फर्मियोन में आ जाता है, न्यूट्रॉन फर्मियोन में आ जाता है, न्यूट्रिनो ये किस में आ जाता है? फर्मियोन में आ जाता है। सिग्मा +-0 ये फर्मियोन में है। ये जो काई है ना, ये लिखा है काई, तो काई हो गया, ये भी फर्मियोन में। उसके अलावा जो लैम्बडा है, लैम्बडा भी फर्मियोन में आ गया। और ये जो लिखा है ओमेगा, इसकी स्पिन कितनी है? 3/2। ये सारे के सारे क्या है? फर्मियोन्स है। बोसॉन्स वो हैं जिनका स्पिन जो है या तो 0 है या h कट का इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि 1, 2, 3 h कट ऐसा है, तो उसको हम बोसॉन्स बोलते हैं। बोसॉन्स में 3 तरह के हम फैमिली बनाते हैं। एक बनाते हैं जब s बराबर 0 हो, तो s बराबर 0 के अंदर कौन कौन आएंगे? उसके अंदर आएगा पायोन्स, इसकी स्पिन कितनी हो गई? 0 हो गई। केओन्स भी किसके अंदर आएंगे? s बराबर 0 के अंदर आएंगे। और ईटा भी किसके अंदर आएगा? s बराबर 0।
ये जो s बराबर 0 वाले हैं ये होता है स्केलर, स्केलर बोला जाता है, या इनको शूडो वेक्टर, शूडो का मतलब होता है इमेजिनरी, है ना, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो शूडो वेक्टर मतलब ये इमेजिनरी वेक्टर हैं। s बराबर 1 जो है वो किसके लिए, फोटोन के लिए, इसको याद भी रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये फोटोन का स्पिन कितना होता है, ठीक है। ग्रेविटोन का मैंने कल आपको बताया था। तो s बराबर 0 वाले जो हैं वो उसको स्केलर बोल रहे हैं हम, या फिर शूडो वेक्टर बोल रहे हैं। इसी तरह से s बराबर 1 वाला जो है उसको हम वेक्टर बोल रहे हैं या शूडो स्केलर, दोनों एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं, शूडो वेक्टर और शूडो स्केलर। और फिर है ग्रेविटोन, ग्रेविटोन के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था, मीडिएटर है जो किसका, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के लिए। तो यहाँ s इक्वल्स टू 2 है और ये कौन सा है, टेंसर पार्टिकल। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो ग्रेविटोन है वो किस तरह का पार्टिकल है, तो ग्रेविटोन किस तरह का पार्टिकल है, वो टेंसर पार्टिकल है। क्लियर है यहां तक बात, आगे डिस्कस करते हैं। पैरिटी, पैरिटी जो है वो इन्वर्जन ऑफ स्पेस है। पैरिटी के बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है कोऑर्डिनेट्स में और टाइम में, तो आपको माइनस लगाना है माइनस लगाने के बाद फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। माइनस आया तो आप बोलोगे कि फंक्शन है ऑड, और अगर सेम वैल्यू आ जाती प्लस के साथ तो आप बोलोगे फंक्शन क्या है, इवन है। तो पैरिटी क्या करता है, इन्वर्स कर देता है स्पेस को, यानी कि अगर आपने x लिखा है तो उसको माइनस x करेगा, y लिखा है तो उसको माइनस y बोलेगा, z बोला है तो माइनस z, t बोला है तो माइनस t। इसके आइगन वैल्यूज प्लस माइनस 1 होती है, बताने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको काफी बार बताया है, प्रॉपर्टीज के उसमें भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर हमें टोटल पैरिटी निकालनी हो तो टोटल पैरिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल पैरिटी, जिसको हमने पढ़ा भी है, -1 पावर l होती है, और इंट्रिंसिक पैरिटी, इंट्रिंसिक पैरिटी जो इनहेरेंट उसकी पैरिटी होती है वो। यदि फर्मियोन्स है तो फर्मियोन्स के लिए इंट्रिंसिक पैरिटी होती है +1, और यदि बोसोन्स है तो बोसोन्स के लिए इंट्रिंसिक पैरिटी होती है -1। यदि फर्मियोन्स है तो फर्मियोन्स के लिए इंट्रिंसिक पैरिटी होती है +1, और यदि बोसोन्स है तो बोसोन्स के लिए इंट्रिंसिक पैरिटी होती है -1। इसको ध्यान रखना, फर्मियोन्स के लिए इंट्रिंसिक पैरिटी +1 और बोसोन्स के लिए इंट्रिंसिक पैरिटी कितनी होती है, -1 होती है। याद रखना, बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इनको याद रखना है। यहां से सीधे क्वेश्चन उठते हैं। फिर आ जाओ आगे, s बराबर 0 हमने 3 लिया था, किसके केस में, जो हमारे पास बोसोन्स था उसके केस में 3 केस बनाए थे, s बराबर 0, s बराबर 1 और s बराबर 2। तो s बराबर 0 का पहला केस लिया हमने, यानी कि स्पिन 0 है, तो उसमें पैरिटी के 2 केस बन सकते हैं, एक इवन पैरिटी, एक ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी मतलब +1, ऑड पैरिटी मतलब -1। तो इवन पैरिटी हो गया +1 और ऑड पैरिटी हो गया -1। यदि इवन पैरिटी जा रहा है तो स्केलर हो गया, स्केलर क्या हो गया, s बराबर 0 के लिए इवन पैरिटी जा रहा है तो वो हो गया स्केलर, जिसको आप सूडो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं उसको स्केलर बोलना है, सिर्फ और सिर्फ स्केलर। और इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, हिग्स बोसोन। इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, हिग्स बोसोन। यदि s इक्वल्स टू 0 है तो पैरिटी ऑड पैरिटी हो गई, और ये होते हैं सूडो वेक्टर। सूडो वेक्टर के कौन कौन से एग्जांपल थे, पायोन, केओन और ईटा, ये सब सूडो वेक्टर थे। इसी तरह से s बराबर 1 है तो सेम 2 केस बनेंगे, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी के अंदर आएंगे सूडो स्केलर, इवन पैरिटी के अंदर कौन आ जाएंगे, सूडो स्केलर। ठीक है, सूडो स्केलर। और p इक्वल्स टू -1 में कौन आ जाएंगे, वेक्टर आ जाएंगे, w प्लस माइनस और z नॉट, W प्लस माइनस और Z नॉट, जो कि कहां पर काम आता है, वीक इंटरेक्शन में काम आता है। W प्लस माइनस और Z नॉट ये कहां पर आ जाएंगे, s इक्वल्स टू 1 में आ जाएंगे। ये याद करने पड़ेंगे भैया आपको। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, s इक्वल्स टू 0 है, यानी कि स्पिन 0 है तो पैरिटी 2 है, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। ऑड पैरिटी में जब हम बात करें तो सूडो वेक्टर्स एग्जाम्पल हो गया पायोन, केओन और ईटा। इसी तरह से s बराबर 1 के लिए जब पैरिटी ऑड पैरिटी है तो हो गया वेक्टर, यहां सूडो वेक्टर है, यहां वेक्टर है, यहां सूडो वेक्टर है, यहां वेक्टर। याद करने के तरीके हो सकते हैं, यहां सूडो, यहां वेक्टर। जहां सूडो लिखा है उसके ऑपोजिट में सूडो नहीं लिखा है, और जहां जैसे यहां सूडो स्केलर लिखा है तो उसके ऑपोजिट में सिर्फ स्केलर लिखा है। तो वेक्टर कौन कौन से हो गए, ये हो गया W प्लस माइनस और ये हो गया Z नॉट। फिर आगे बढ़ते हैं, हेलिसिटी। हेलिसिटी के बारे में पैरिटी के साथ जब हम डिस्कशन करते हैं तो हेलिसिटी आता ही आता है। हेलिसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, H से। ये बराबर होता है s डॉट p, यानी कि s मतलब स्पिन और p का मतलब है पैरिटी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बन रहा है, s डॉट p अपॉन मॉड ऑफ s और मॉड ऑफ p। यदि इसकी वैल्यू -1 आती है तो ये होता है न्यूट्रिनो, और यदि इसकी वैल्यू +1 आती है तो ये होता है एंटी न्यूट्रिनो। -1 तो न्यूट्रिनो और +1 तो एंटी न्यूट्रिनो। लाइफ टाइम ये याद करने वाली चीज है। लाइफ टाइम का मतलब होता है, एक होता है स्टेबल पार्टिकल और एक होता है अनस्टेबल पार्टिकल। अनस्टेबल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जो इनका डिके होता है, और स्टेबल पार्टिकल कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन,
न्यूट्रिनो, गामा, ये सब कौन से होते हैं? स्टेबल। बाकी इनके टाइम जो है वो रट्टा मारने वाली चीज़ है, एग्जाम देने जाओ जब एक बार देख लेना इनको, है ना। कई बार किसी का दिमाग फिर जाए, पूछ ले क्वेश्चन कि जो न्यूट्रॉन है उसका लाइफ टाइम कितना होता है, 10³ सेकेंड्स। म्यून का लाइफ टाइम कितना होता है, 10⁻⁻6 सेकेंड्स। पायोन का कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड्स। पाई नॉट का कितना होता है, 10⁻16। तो ये इनके लाइफ टाइम दिए हुए। लाइफ टाइम मतलब जब वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बनाया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या बनेगा? पॉजिट्रॉन। जैसे मैंने बनाया म्यून, तो इसका क्या बनेगा? एंटी म्यून, है ना। तो एंटी पार्टिकल वो होते हैं जिनका मास ऑलमोस्ट सेम रहता है, स्पिन लगभग सेम रहता है और लाइफ टाइम लगभग क्या रहती है? सेम रहती है। उनको हम एंटी पार्टिकल्स कहते हैं। इनकी पैरिटी एक दूसरे से अपोजिट हो सकती है। इनकी जो पैरिटी है वो एक दूसरे से अपोजिट हो सकती है, सेम भी हो सकती है। सेम किसके केस में होगी? अगर ये बोसोन्स है। अगर ये बोसोन्स है तो पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल, उसकी जो पैरिटी है वो सेम रहेगी, और एंटी बोसोन के केस में भी सेम रहेगी। इसी तरह से ऑपोजिट कब होगी? यदि फर्मियोन्स है या एंटी फर्मियोन्स है तो उनकी पैरिटी अपोजिट होगी। जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की जो पैरिटी है, इलेक्ट्रॉन की पैरिटी निकाली आपने, मान लेते हैं +1 आपने इलेक्ट्रॉन की पैरिटी निकाली, मान लेते हैं लेट। तो जो पॉजिट्रॉन है उसकी पैरिटी कितनी आएगी? -1 आएगी। ये पैरिटी अपोजिट जाएगी। इसी तरह से इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है और हेलिसिटी है वो भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये हो सकते हैं और ये होते हैं। इनका मैग्नेटिक मोमेंट और हेलिसिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए बात करूं, न्यूट्रॉन का मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं तो उसकी वैल्यू होती है -1.91। ये लिखा है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ये यूनिट होती है इसकी, -1.91 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। और इसका एंटी पार्टिकल जो होगा, एंटी न्यूट्रॉन जो होगा, उसमें क्या लग गया? प्लस लग गया। तो याद करने वाली क्या क्या चीजें हैं कि जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल है उनके मास सेम होते हैं, उनका स्पिन सेम होता है, उनका लाइफ टाइम सेम होता है, उनकी पैरिटी सेम हो भी सकती है और अपोजिट भी होती है। सेम किसकी होती है पैरिटी? जो बोसोन्स है या एंटी बोसोन्स है उनकी पैरिटी सेम होती है, और जो फर्मियोन्स है या एंटी फर्मियोन्स है उनकी पैरिटी अपोजिट होती है। इनके मैग्नेटिक मोमेंट और हेलिसिटी वो क्या होंगे? अपोजिट होंगे, है ना। इनके मैग्नेटिक मोमेंट और इनकी हेलिसिटी वो एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करें हम एक मिनट रुकिए, हैंग हो गया। फिर नेक्स्ट बात करें कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो खुद ही सेमी वो होते हैं एंटी पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो खुद ही एंटी पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको कहते हैं सेल्फ कंजुगेट पार्टिकल्स। उनको क्या कहते हैं? सेल्फ कंजुगेट पार्टिकल्स। कुछ ही है, उनको याद रखना है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो खुद के ही सेल्फ जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको कहते हैं सेल्फ कंजुगेट पार्टिकल। इसमें आता है पाई नॉट, ईटा, गामा, W नॉट, फाई नॉट, मतलब जिनके ऊपर नॉट लगा, एक तो वो हो गया और एक क्या आ गया? गामा। तो ये खुद के ही एंटी पार्टिकल्स होते हैं, तो इनको सेल्फ कंजुगेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। फिर आता है हमारे पास एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज जो हम पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन जो कि हर जगह ही लगते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन में मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, A + B = C + D। तो सबसे पहले तो इनकी मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी के फॉर्म में हमने लिख लिया mAc²। B के लिए अगर मास mB है तो mBc², C के लिए मास अगर mc है तो mcc², और D के लिए मास अगर md है तो mdD²। और कंजर्वेशन का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड का एनर्जी है और राइट साइड की एनर्जी है वो इक्वल होनी चाहिए। अब हम ये भी मान लेते हैं कि K इनकी काइनेटिक एनर्जी, और मान लिया कि जो टारगेट पार्टिकल है वो रेस्ट में है। ये टारगेट पार्टिकल है, ये किस में? रेस्ट में है। ये टारगेट पार्टिकल है और ये किस में? रेस्ट में। तो KB को हमने किस में मान लिया है? रेस्ट में मान लिया। ठीक है, KB किसके अंदर आ गया? रेस्ट के अंदर आ गया। अब इसकी टोटल एनर्जी लिखते हैं। तो टोटल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी? जो इसकी रेस्ट मास एनर्जी है वो प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वैसे लिखेंगे। तो KA + MAc²। KB क्योंकि रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं, तो कितना लिखा जाएगा? MBc²। और इधर लिखा जाएगा KC + MC², KD + MDD²। अगर मेरे को KA की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो बाकी सबको लेफ्ट साइड में भेज दो, तो KA की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। यदि मैं कोई डिके की इक्वेशन लिख रहा हूं, कोई डिके करा रहा हूं, तो A यदि रेस्ट में है और वो डिके हो गए किस में बट गया? B और C में बट गया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? MAc²। A रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, KB + KC और MB + MC C²। यदि ये पॉसिबिलिटी है ना, फॉर वैलिडेशन, फॉर रिएक्शन
रिएक्शन टू बी वैलिडेट MaC² ज्यादा होना चाहिए किससे, Mb प्लस MC² जो मैंने आपको बताया कि हाई से लो का कन्वर्जन पॉसिबल है, लो से हाई का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको लेस देन करोगे तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो लाइटर पार्टिकल्स कैन नॉट डिके इनटू हैवियर पार्टिकल्स, जो मैंने आपको बताया भी था कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में हो जाएगा, पर प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कर रहे हो तो वैलिडेट नहीं होगा। यहां पर लिखा भी हुआ है कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कर रहे हो तो ये अलाउड है, पर प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कर रहे हो तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन यहां नहीं लग रहा है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि एनर्जी कंजर्वेशन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन में है और प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन में एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम वैलिडेट नहीं मानते। फिर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो लीनियर मोमेंटम है उसको कंजर्व होना है, यानी कि लेफ्ट साइड में जो टोटल मोमेंटम है इक्वल्स टू RHS में जो टोटल मोमेंटम है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाना है। एंगुलर मोमेंटम दो मोमेंटम का सम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपस में क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। यदि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाती है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई इक्वेशन लिखी है, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है प्रोटॉन में और क्या निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बैलेंस इक्वेशन है। तो अगर इसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम में लिखूं तो न्यूट्रॉन का स्पिन कितना है, 1/2, प्रोटॉन का स्पिन कितना होता है 1/2 और इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी कितना होता है 1/2। तो अगर इनका डेल्टा J की वैल्यू निकालोगे तो यहां से J की वैल्यू या तो 1 बन रही है या 0 बन रही है। क्यों, क्योंकि J की जो वैल्यू बनेगी डेल्टा J की, वो बनेगी JI माइनस JF से लेकर कहां तक, कहां जाएगी, JI प्लस JF तक ये वैल्यू जाएगी। तो 1 माइनस 1/2 करोगे, है ना, तो या यहां पर जो सम कर रहे हो या तो 1 बन रहा है और माइनस करोगे तो यहां का सम क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और यहां पर क्या वैल्यू आ रही है, यहां पर 1/2 ही आ रही है। भाई यहां का सम करोगे तो ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 1, और अगर माइनस करोगे तो ये वैल्यू बनेगी कितनी, 0। और यहां पर स्पिन कितनी आ रही है, यहां पर है 1/2। ठीक है, यहां पर स्पिन कितनी है, 1/2। तो ये 1/2 है और ये कितनी है, 1 है और ये 0 है। अगर यहां पर ऐसा भी हो जाता कि यहां पर 3/2 होता, 1/2 होता, यानी कि 1/2 के मल्टीपल में चलता, तो भी इसको अलाउ किया जा सकता था। तो यहां पर ये JI इज नॉट इक्वल्स टू JF है, तो ये कंजर्व नहीं है। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं है। फिर आगे बात करें चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज जो है वो कंजर्व होना चाहिए, दोनों साइड के चार्ज जो है वो बराबर होने चाहिए। ये कुछ ऐसे कंजर्वेशन है जो आप हर जगह पढ़ते होंगे। फिर हमने पार्टिकल फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे कंजर्वेशन या क्वांटम नंबर भी देखे हैं जिनका कंजर्व होना भी जरूरी है। पर अगर कई रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें ये कंजर्व ना भी हो तो भी रिएक्शन अलाउड हो जाती है। तो ये जो कंजर्वेशन जो हम पढ़ेंगे, जैसे लेप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन, तो लेप्टॉन फैमिली है, एक इलेक्ट्रॉन, एक मुऑन और एक टाउन। तो उनके जो एंटी लेप्टॉन है उनके -1 और जो लेप्टॉन है उनके +1, और वो कैसे कैसे उनको टोटल 12 है ना। तो उसमें कैसे कंजर्व किया जाता है उसके ऊपर हम ऑलरेडी क्वेश्चंस देख चुके हैं। इसी तरह से हमने बात की थी बेरन की, तो ये मैं कल बता चुका हूं आपको। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोटॉन में, यहां निकल गया इलेक्ट्रॉन और एक निकल गया एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रॉन का लेप्टॉन नंबर होता है 0 और प्रोटॉन का लेप्टॉन नंबर भी 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1 और एंटी न्यूट्रिनो जो है उसका कितना होता है -1, है ना। इसका कितना होता है -1। तो यहां से दोनों साइड बैलेंस हो गया है, LHS पर भी 0 हो गया, RHS पर भी 0 हो गया, यानी कि अलाउड है। इसी तरह से आप बाकी भी देख सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये P प्लस ये हो गया हमारे पास न्यूट्रिनो और ये हो गया टाउन, है ना। यहां हो गया इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और ये हो गया टाउन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और टाउन न्यूट्रिनो। तो इसका लेप्टॉन नंबर 1 हो गया, यहां 0 हो गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के तो लेप्टॉन नंबर 0 होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का जो लेप्टॉन नंबर है वो 1 और टाउन न्यूट्रिनो का जो लेप्टॉन नंबर है वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां से इनका लेप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरा बैलेंस करके एक साथ भी आप निकाल सकते थे यहां से। ठीक, फिर यहां से अगर आप देखो तो यहां पर टाउन जो है, टाउन अगर इस पूरी इक्वेशन को एक साथ लिखूं तो एक साथ लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया 1, न्यूट्रॉन का कितना हो गया 0 इक्वल्स टू प्रोटॉन का कितना हो गया 0। फिर यहां पर जो
इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है उसका कितना हो गया 1, और टाउन न्यूट्रिनो का कितना हो गया 1 हो गया, +1। तो यहाँ हो गए +2, यहाँ हो गए 1, तो ये बैलेंस नहीं हो रहे, तो ये क्या आ जाएगी, नॉट अलाउड आ जाएगी। और इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का कंजर्वेशन देखोगे, इलेक्ट्रॉन के लेप्टॉन का, तो वो अलाउड है, और इंडिविजुअल टाउन के लेप्टॉन का कंजर्वेशन देखोगे तो वो अलाउड नहीं हो रहा है। तो पूरा एक साथ ही लिख दो, तो बात वही है, तो यहाँ नॉट अलाउड आ जाएगा। इसी तरह से आप जो थर्ड वाली इक्वेशन है उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर जिस तरह से लेप्टॉन का कंजर्वेशन है उसी तरह से बेरन का है। बेरन जो है वो हमने देखा था 2 तरह से बढ़ते हैं, एक बढ़ता है न्यूक्लियॉन और एक बनता है हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में आ जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, और हाइप्रॉन्स में हमारे पास आ जाते हैं सिग्मा, सिग्मा की पूरी फैमिली आ जाती है, ओमेगा आ जाता है, और जो क्या बोलते हैं उसको, काई था, काई आ गया, है ना। ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, हाइप्रॉन्स में आ जाते हैं। बेरन फैमिली जो है उसमें सभी का जो बेरन नंबर है वो होता है 1, और एंटी बेरन का कितना होता है -1, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, है ना। बाकी सारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसका ये है, और मैंने आपको कल भी कराया था। तो ये भी कंजर्वेशन में आते हैं, पर ये कंजर्वेशन जो है, जो जरूरी कंजर्वेशन है वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पास पैरिटी का कंजर्वेशन हो गया, और जो मास कंजर्वेशन हो गया, एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया, मोमेंटम का कंजर्वेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, ये और चार्ज कंजर्वेशन हो गया। ये कंपलसरी है, मतलब ये होने ही होने चाहिए। ये अगर कोई भी वायलेट कर गया तो इक्वेशन अलाउ नहीं होगी। पर कुछ ऐसे जो कंजर्वेशन लॉज हैं, जैसे कि लेप्टॉन नंबर, बेरन नंबर, ये नहीं भी होते हैं तो उस केस में भी इक्वेशन को कर दिया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है। फिर इसमें एक स्ट्रेंजनेस नंबर कंजर्वेशन आता है, जो हमने कल ऑलरेडी पढ़ लिया, तो उसको भी कंजर्व कराया जाता है, ठीक है। फिर बेरन नंबर की अगर हम बात करें तो बेरन नंबर को मैंने आपको कल भी बताया था, ये हर रिएक्शन में क्या रहता है, ये कंजर्व रहता है, ठीक है। प्रोटॉन की बेरन नंबर कंजर्वेशन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। बेरन नंबर का कंजर्वेशन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन को बताता है, और हर इक्वेशन में ये क्या रहता है, कंजर्व रहता है ऑलमोस्ट। लेट अस कंसीडर प्रोटॉन इज नॉट स्टेबल। यदि प्रोटॉन स्टेबल नहीं है तो फिर यहां से P चेंज टू एक बना पाई, मतलब प्रोटॉन के डिके से ये अलग अलग प्रोडक्ट बना रखे हैं। तो ये डिके से प्रोडक्ट बना के फिर यहां से ये दिखाया है कि नॉट कंजर्व। क्या दिखाया है, नॉट कंजर्व। प्रोटॉन चेंज हुआ पाई प्लस में और गामा में। तो प्रोटॉन अगर पाई प्लस में चेंज हुआ तो प्रोटॉन का बेरन नंबर कितना होता है, 1। पाई प्लस क्या है, पायोन है, पायोन का बेरन नंबर कितना होगा, 0, तो यहाँ 0 आ गया। गामा का बेरन नंबर कितना होता है, 0, तो 0 आ गया। तो ये कंजर्व नहीं है। तो बेरन नंबर का कंजर्वेशन जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि प्रोटॉन स्टेबल है, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा और उसके बाद फिर रिमेनिंग जो थ्योरी है और जो क्वेश्चंस है वो कल के लेक्चर में हम फिनिश करेंगे इसके पार्टिकल फिजिक्स के। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है द क्यू वैल्यू ऑफ द डिके प्रोसेस। इसकी क्यू वैल्यू निकालनी है हमें। क्यू वैल्यू क्या होता है, इनिशियल मास में से माइनस फाइनल मास को आप माइनस करते हैं और फिर इसको c² से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। पहली इक्वेशन जो लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है सिग्मा प्लस जो है वो चेंज हो रहा है पाई पी में, सॉरी पी मतलब प्रोटॉन, और प्लस पायोन। पायोन कौन सा है, पाई नॉट वाला है। तो क्यू वैल्यू हैव बीन एस्टिमेटेड एज 116 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इक्वेशन के लिए जो क्यू वैल्यू है 116 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, और इस वाले इक्वेशन के लिए ये वैल्यू आ रही है 1110 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इनके जो मास है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं इस वाली इक्वेशन को ले लेता हूं, इस वाली इक्वेशन को लिखूं, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं तो सिग्मा प्लस चेंज पी प्लस पाई नॉट इसमें लिख दिया। तो यहां से इसकी क्यू वैल्यू जब निकालेंगे तो वो क्यू वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी m सिग्मा प्लस माइनस एम पी प्लस एम पाई नॉट, और ये पूरा किस में आ गया, ब्रैकेट में आ गया, ये आ गया c²। अब Q की जो वैल्यू है वो कितनी है, 116 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब M सिग्मा प्लस का आपको वैल्यू चाहिए मास की, तो वो कहां से निकालेंगे, मैंने लिखा हुआ था वो वैल्यू कहां गई है, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ये रहा। तो सिग्मा प्लस की वैल्यू आपको चाहिए, सिग्मा प्लस की यहां पर भी नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूं भाई, मैंने लिखी नहीं है तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। सिग्मा प्लस की वैल्यू, ठीक है, तो सिग्मा प्लस की जो वैल्यू है वो हमको निकालनी है। सिग्मा प्लस की वैल्यू तो निकालनी है ना यार, सिग्मा प्लस की वैल्यू निकालनी है माइनस मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना था, 938, तो ये हो गया 938, और पायोन का जो था वो कितना था, 0, m पाई 0 था।
और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो सी स्क्वायर हट जाएगा। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे एम सिग्मा प्लस की। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम सिग्मा प्लस इक्वल्स टू, इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 938 प्लस ये हो जाएगा 116, तो 1038 और इसमें 16 116। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, एक मिनट रुको, पायोन का मैंने सही लिखा है क्या, एम पाई नॉट का एक बार चेक कर लेता हूं भाई, है ना, एम पाई नॉट नहीं 135 है, यहाँ पर ये जीरो लिख दिया मैंने, 135 आएगा। तो इसको 135 लिखो, इसको लिखो आप 135, तो ये लिखो आप 135 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहां पर ऐड हो गया 135। तो अब ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना हो गया 938 प्लस 116 प्लस 135, तो ये हो गया 1189। तो यहां से ये मास आ गया 1189 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिग्मा प्लस का। इसी तरह से सिग्मा माइनस के लिए इक्वेशन लिखी हुई है, तो सेम कहानी वहां पर रिपीट कर दो। तो इक्वेशन सिग्मा माइनस ये चेंज हो रही है किसमें, ये बना रही है न्यूट्रॉन प्लस पाई माइनस, ये क्या बना रही है न्यूट्रॉन प्लस पाई माइनस। तो यहां से क्यू वैल्यू की इक्वेशन क्या लिखोगे, ये लिखोगे सिग्मा माइनस माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ पाई माइनस, और यहां पर एम सिग्मा माइनस कर दो, ये हो जाएगा एम सिग्मा माइनस और ये हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी दी है, क्यू की वैल्यू दी है 110 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिग्मा माइनस की वैल्यू निकालनी है तो इसको एम सिग्मा माइनस एज इट इज लिखा। मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास देख लो कितना था वहां पर, न्यूट्रॉन का मास जो था वो था 939.6 और दूसरा कौन सा था पाई माइनस, पाई माइनस का 139, 939 और 139 ये दो मास ले लो। तो यहां पर हम लिखेंगे 939 और 139.5 है उसको 140 लिख दिया। तो यहां से m सिग्मा माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी 1110, ये हो जाएगा प्लस 939 प्लस ये हो जाएगा 140। तो इनको सबको ऐड करा तो ये बन जाएगा 110 प्लस 939 प्लस 140, ये कितना हो गया 1189। तो यहां से m सिग्मा माइनस कितना आ गया 1189। ठीक है, ये कितना आ गया 1189। हमने बात की थी कि जो पार्टिकल्स हैं एंटी पार्टिकल्स हैं, एक फैमिली जो बन रही है उसका चार्ज अलग अलग होगा, मास ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बहुत मामूली सा डिफरेंस आता है, तो ऑलमोस्ट सेम मास आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द प्रोसेस म्यू प्लस, म्यू मतलब म्यूऑन, म्यूऑन एंटी म्यूऑन से बन रहा है पायोन और एंटी पायोन, पाई प्लस पाई माइनस। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यूऑन इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकालना है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब है कि जो कंजर्वेशन है, मतलब जो आप लगाओगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, दोनों साइड आपको लगाना है और वो जीरो दिखेगा आपको। तो यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो ये क्या लिखा जाएगा, यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी और वो एनर्जी कौन सी मास एनर्जी दोनों लिख रहा हूं। तो के म्यू प्लस एम म्यू सी स्क्वायर प्लस के म्यू, एक म्यू प्लस है एक म्यू माइनस है, तो और प्लस एम म्यू सी स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है के पाई प्लस एम पाई सी स्क्वायर प्लस के पाई प्लस एम पाई सी स्क्वायर। ठीक है, रेस्ट में कौन सा है, मिनिमम फ्रेम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द पायोन पेयर्स एट रेस्ट इज, रेस्ट में बनाना है। तो के पाई ये किस में है, रेस्ट में, पायोन किस में, रेस्ट में, गिवन है, गिवन है, गिवन क्या है कि जो पायोन है वो रेस्ट में है, इज इन रेस्ट। तो उनका जो के पाई है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो दो क्या इक्वेशन बनेगा, लेफ्ट साइड पे तो जाएगा 2k म्यू, 2k म्यू है ना, कितना हो जाएगा 2k म्यू ये बनेगा, और प्लस ये हो जाएगा 2m म्यू और सी स्क्वायर, और यहां बन जाएगा 2m पाई सी स्क्वायर, 2 हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k म्यू किसके बराबर बन जाएगा, वो बन जाएगा m पाई माइनस m म्यू और सी स्क्वायर। अब यहां पर m पाई और m म्यू की वैल्यू
एम पाई और एम म्यू की वैल्यू निकालनी है तो एम पाई और एम म्यू, तो एम पाई की वैल्यू तो कितनी थी 140 और एम म्यू की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम। एम पाई की वैल्यू ऑलमोस्ट 140 और एम म्यू की जो वैल्यू है यहां पर गिवन नहीं है, निकालनी पड़ेगी, मेरे को देखनी पड़ेगी। तो म्यू की वैल्यू, एम पाई की जो वैल्यू है वो तो है 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में है, और म्यू की वैल्यू जो है, म्यू की वैल्यू होती है 105 और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में होती है, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आंसर हमारे पास आ जाएगा 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं जो गेट में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है द आइसोस्पिन एंड द स्ट्रेंजनेस ऑफ ओमेगा माइनस बेरन आर, आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस ऑफ ओमेगा माइनस बेरन आर। तो ओमेगा माइनस का जो स्ट्रेंजनेस नंबर होता है वो होता है 3, ये आपको याद होना चाहिए। इसका स्ट्रेंजनेस नंबर होता है कितना, -3। तो जहां -3 है वो ऑप्शन सही है, बाकी को गलत करो। तो ये सी और डी ये तो गलत हो गया। आइसोस्पिन निकालना है तो आइसोस्पिन क्या होता है, वो होता है m-1/2। तो इसका m कितना होगा, इसका m हो जाएगा 1, तो 1-1/2 तो कितना आ गया 0। तो इसका आइसोस्पिन हो गया 0 और इसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो हो गया -3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0-3, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिके मुओन प्लस, ये हो रहा है किसमें, पॉजिट्रॉन में और गामा में, इज फॉरबिडन बिकॉज, ये डिके फॉरबिडन है, क्यों है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें चेक कर लो लेप्टॉन का। तो अगर मैं लेप्टॉन के लिए चेक करूं तो म्यू प्लस यानी कि मुओन प्लस के लिए जो इसका लेप्टॉन नंबर होता है वो होता है -1, और पॉजिट्रॉन का जो लेप्टॉन नंबर है वो भी -1 होता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन का। और गामा का जो लेप्टॉन नंबर है 0, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो कंजर्व है, तो लेप्टॉन नंबर तो कंजर्व है। तो जहां जहां लेप्टॉन नंबर लिखा हुआ है कि लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन इसको वायलेट कर रहा है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेप्टॉन नंबर इसका कंजर्व आ रहा है। तो बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। तो आंसर तो मेरे को मिल चुका है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें नहीं हो रहा है, इस वजह से ये है। बाकी इसमें चेक कर लेते हैं बेरन नंबर भी। तो बेरन नंबर भी अगर चेक करोगे तो मुओन का जो बेरन नंबर है वो होता है 0, पॉजिट्रॉन का बेरन नंबर होता है 0 और गामा का भी बेरन नंबर होता है 0। तो डेल्टा बी कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये भी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चूज द पार्टिकल विद 0 बेरन नंबर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। देखो न्यूट्रॉन का बेरन नंबर होता है और न्यूट्रॉन का बेरन नंबर होता है 1, प्रोटॉन का जो बेरन नंबर होता है वो कितना होता है 1, और ये हाइप्रोन आ गया यहां पर, इसका जो डेल्टा प्लस है इसका बेरन नंबर भी कितना होता है 1। पायोन जो है, पायोन ये इस फैमिली में नहीं होता है, तो यहां पर ये जो हमें बेरन नंबर चुनना है इसका, तो इसका बेरन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेरन नंबर इसका कितना हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द बेसिक प्रोसेस अंडरलाइंग द न्यूट्रॉन बीटा डिके, न्यूट्रॉन बीटा माइनस डिके की तरह कौन सी इक्वेशन है। तो डी एन इक्वल्स टू पी प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस ये निकलता है एंटी न्यूट्रिनो, इसके जैसी इक्वेशन बननी चाहिए। तो इसके जैसी इक्वेशन कहां बन रही है, इसके जैसी इक्वेशन ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये बन रही है फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, इक्वेशन ए आ जाएगी, ठीक है। डी क्वार्क हो गया, डी क्वार्क, यू क्वार्क। तो डी के लिए वैल्यू हो जाती है -1/3 और यू, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन मारी है न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का कन्वर्जन, तो ये इक्वेशन को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ट्रेवल्स अ लेंथ ऑफ 3 × 10⁻³ मीटर। लेंथ की जो वैल्यू दी है, लेंथ की वो लेंथ की वैल्यू में दी है 3 × 10⁻³ मीटर इन एयर बिफोर डिकेइंग, द डिके प्रोसेस ऑफ द पार्टिकल डोमिनेटेड बाय। तो हम निकाल लेंगे टाइम। तो टाइम किसके बराबर होगा, टाइम बराबर होगा लेंथ अपॉन स्पीड। स्पीड किसकी होगी, लाइट की स्पीड हो जाएगी। तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई है 3 × 10⁻³ और लाइट की स्पीड जो होती है वो होती है 3 × 10⁸। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 10⁻11 आ गया। 10⁻11 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर पहुंच गया, ये डीके टाइम किसका हो गया, ये वीक इंटरेक्शन का होता है। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका वीक इंटरेक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वीक इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द डिके प्रोसेस, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है P+ एंटी प्रोटॉन में, और इलेक्ट्रॉन माइनस है, इलेक्ट्रॉन है और एंटी न्यूट्रिनो है। तो ये कौन वायलेट करता है, कौन वायलेट हो रहा है।
बेरन नंबर चेक करो सबसे पहले, बेरन नंबर। तो इस इक्वेशन के लिए न्यूट्रॉन का कितना हो गया, 1 हो गया, प्रोटॉन का भी कितना होगा, 1 होगा, और इलेक्ट्रॉन में 0 होता है, एंटी न्यूट्रिनो 0, तो यहां पर बेरन नंबर तो कंजर्व हो गया, ये तो कंजर्व हो गया, कंजर्व है, तो बेरन नंबर हो गया कंजर्व। फिर चेक कर लो आप लेप्टॉन, बेरन नंबर तो आंसर आएगा नहीं। लेप्टॉन चेक कर लो, न्यूट्रॉन का कितना होता है 0, प्रोटॉन का कितना होता है 0, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा +1, और ये लिखा हुआ है एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, इसमें होगा -1, तो यह -1, तो इसका डेल्टा एल भी कितना हो गया 0, तो ये भी हो गया कंजर्व, तो इसका मतलब लेप्टॉन भी आंसर नहीं होगा। फिर आप चेक कर लो आइसोस्पिन, तो आइसोस्पिन चेक करोगे, इसका थर्ड कंपोनेंट चेक कर लो, तो न्यूट्रॉन के लिए जो होता है वो होता है -1/2, प्रोटॉन के लिए होता है कितना, +1/2, प्रोटॉन के लिए +1/2, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 0, और इसका भी कितना होगा 0 होगा, तो यहां पर ये कंजर्व नहीं हो रहा है ना, डेल्टा I3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो नॉट कंजर्व, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉट कंजर्व, तो ये हमारा आंसर आ गया आइसोस्पिन। क्या आंसर आ गया, आइसोस्पिन। स्ट्रेंजनेस सबके 0 होंगे, स्ट्रेंजनेस निकालोगे तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो सबके क्या होंगे, 0 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई एनर्जी प्रोसेस इज अलाउड बाय कंजर्वेशन लॉज, इनमें से कौन सी हाई एनर्जी प्रोसेस अलाउड है कंजर्वेशन लॉ से, एक एक का को चेक करना पड़ेगा। यहां पर प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन लिखा हुआ है, पहले हम चार्ज कंजर्वेशन चेक कर लेते, तो चार्ज कंजर्वेशन के लिए मैंने क्यू लगा दिया, तो प्रोटॉन का चार्ज 1, एंटी प्रोटॉन का चार्ज -1, ये लैम्बडा लिखा हुआ है, तो लैम्बडा में जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा 0, और यहां 0 आ गया, तो ये डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फिर दूसरे नंबर पर हम इसका चेक कर लेते हैं स्पिन का, तो स्पिन का चेक करोगे तो स्पिन में प्रोटॉन का स्पिन हो गया 1/2, और ये स्पिन भी कितना होगा 1/2, लैम्बडा का जो स्पिन 1/2, यहां पर भी स्पिन 1/2, तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी हो गई 0, यानी कि कंजर्व है। फिर हम चेक करेंगे बेरन नंबर, तो बेरन नंबर में प्रोटॉन 1, ये हो जाएगा -1, लैम्बडा में कितना हो जाएगा 1 1, तो यहां पर डेल्टा बी की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो ये कंजर्व नहीं हो रहा है, यानी कि नॉट अलाउड में आ गए। फिर इसका आप चेक कर लो लेप्टॉन नंबर, लेप्टॉन नंबर चेक करोगे तो लेप्टॉन नंबर में ये प्रोटॉन का हो गया 0, यहां पर भी 0, लैम्बडा के भी हो जाएंगे 0, तो ये नॉट अलाउड आ गया, ये आ गया नॉट अलाउड, तो यहां पर तो ये कट लग गया। फिर उसके बाद इसी तरह से आप बी को चेक करो, तो बी में क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस और प्लस प्रोटॉन, पाई नॉट प्लस न्यूट्रॉन, है ना। बी को मैं चेक करूं तो बी में लिखा है पाई माइनस प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन ही है ना, पाई माइनस प्लस प्रोटॉन और पाई नॉट प्लस न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले चेक कर लो चार्ज, तो चार्ज को चेक करोगे तो यहां -1 है, यहां +1 है, यहां पर चार्ज है 0 और यहां पर भी चार्ज है 0, तो डेल्टा क्यू तो हो गया कंजर्व, ये 0 आ गया। स्पिन चेक करो, स्पिन को एस से लिख रहा हूं मैं, पाई की जो स्पिन है वो कितनी हो गई 0, प्रोटॉन की स्पिन हो गई 1/2, पाई नॉट की स्पिन भी कितनी होगी 0, न्यूट्रॉन की 1/2, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। फिर बेरन नंबर चेक कर लो, पाई का कितना होगा 0, प्रोटॉन का 1, यहां पर भी 0, यहां पर 1, तो बेरन भी क्या हो गया कंजर्व हो गया, ये भी कंजर्व हो गया। फिर लेप्टॉन चेक कर लो, लेप्टॉन पाई का कितना होगा 0 होगा, प्रोटॉन का कितना होगा 0 होगा, फिर 0 0, यानी कि डेल्टा एल भी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, डेल्टा एल भी क्या हो गया 0 हो गया। फिर इसमें आइसो स्पिन चेक करना चाहो तो आइसो स्पिन भी चेक करो, I3, तो पाई के लिए हम निकालते पाई माइनस का 1 आता है, प्रोटॉन का कितना आता है 1/2 आता है, पाई नॉट का जो आइसो स्पिन आता है वो आता है 0, और न्यूट्रॉन का आइसो स्पिन कितना आता है, थर्ड कंपोनेंट -1/2, तो ये कितना बनेगा -1/2, यानी कि डेल्टा I3 भी क्या हो गया कंजर्व हो गया, तो ये अलाउड है, ये क्या है अलाउड है। तो हमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा अलाउड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई एनर्जी प्रोसेस इज अलाउड बाय कंजर्वेशन लॉज, तो अलाउड कौन सी हो गई, बी अलाउड हो गई। बाकी आप इसी तरह से चेक कर सकते हो, सी और डी भी, ठीक है, सी और डी भी आप बाकी इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, मैं करके बता दूं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूंगा। फिर आप बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्रोसेस इज फॉरबिडन, इनमें से कौन सी प्रोसेस फॉरबिडन है, यानी कि पॉसिबल नहीं है। वैसे ही चेक करना पड़ेगा जैसे पहले किया था, तो फर्स्ट वाले को अगर चेक करें तो उसमें सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन को चेक करो, यहां लिखा हुआ है एंटी न्यूट्रिनो, तो एंटी न्यूट्रिनो का चार्ज कितना हो गया 0, प्रोटॉन का चार्ज हो गया 1, न्यूट्रॉन का चार्ज हो गया 0, और यहां पर ये क्या लिखा है E+, तो यहां पर चार्ज आ जाएगा कितना 1, तो ये डेल्टा क्यू कितना हो गया 0 हो गया। फिर इसके बाद इसका स्पिन चेक करो, स्पिन,
तो एंटी न्यूट्रिनो का स्पिन कितना होगा -1/2 और इसका कितना होगा 1/2। न्यूट्रॉन का स्पिन कितना होगा 1/2 और इलेक्ट्रॉन जो पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है, सॉरी ये पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन का स्पिन कितना हो गया -1/2। तो यहां से ये भी क्या हो गई, स्पिन भी कंजर्व हो गई, ये पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है पॉजिट्रॉन, ठीक है। फिर लेप्टॉन को चेक कर लो, तो लेप्टॉन में एंटी न्यूट्रिनो की वैल्यू कितनी हो गई -1, प्रोटॉन का कितना हो गया 0, न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा 0 और जो पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है उसका भी कितना हो जाएगा -1, तो डेल्टा एल भी यहां पर कंजर्व हो गया। फिर आप चेक कर लो बेरन नंबर, तो बेरन में एंटी न्यूट्रिनो का कितना 0, प्रोटॉन का कितना होगा 1, न्यूट्रॉन का कितना होगा 1 और पॉजिट्रॉन का, ये प्रोटॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन का कितना होगा 0, यानी कि डेल्टा बी भी कितना हो गया 0, तो ये अलाउड है, ये अलाउड है। हमें ये पूछा है कि कौन अलाउ नहीं है, तो ये अलाउड है, तो ये तो कट गया, ये अलाउड है। फिर हम चेक कर लेंगे कि इसको बी को चेक कर लो, तो बी की में सबसे पहले अगर चार्ज को चेक करें तो चार्ज में पाई माइनस लिखा है, पाई माइनस का मतलब यहां पर चार्ज हो गया -1, इलेक्ट्रॉन माइनस यानी कि इसको लिखा आपने माइनस, फिर लिखा है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का चार्ज 0 और पाई नॉट चार्ज 0, तो यहां पर डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। फिर चेक करो स्पिन को चेक करोगे तो पाई माइनस जो है उसका स्पिन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा 1/2, ये न्यूट्रिनो लिखा हुआ है इसका स्पिन आ जाएगा 1/2 और ये कितना हो गया 0 हो गया, तो यहां पर डेल्टा एस 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉट कंजर्व आ गया, नॉट कंजर्व आ गया, तो ये नॉट अलाउड, ये क्या हो जाएगा नॉट अलाउड, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी अगर आप निकालना चाहते हो तो बाकी भी निकाल लो, ठीक। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अलाउड नॉट अलाउड के किस तरह से करना है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब इसमें एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें जो कुछ भी रिमेनिंग बचा होगा पार्टिकल फिजिक्स का वो हम खत्म करेंगे, फिर एक और लेक्चर लूंगा जिसके अंदर मैं आपको जो भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे वो मैं करवाऊंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।